हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के रेगुलर का जो क्वेश्चन पेपर है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम कौन से साल का। सो गाइस, ये इसी वाले ईयर का है जो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले आप कह सकते हो कि रेगुलर वाले स्टूडेंट ने जो पेपर दिया था अपना बिजनेस इको का, वही पेपर मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, पहले वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का होने वाला है। आई होप ये तो सभी को पता होगा। इसके अलावा जो सिंपल कैलकुलेटर है वो आपका अलाउड है। आप सिंपल कैलकुलेटर लेके जा सकते हो बिजनेस इको के पेपर में। तो याद से अपना कैलकुलेटर ज़रूर लेके जाना ताकि आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सको। अब अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो इसका मतलब सिंपल है कि न्यूमेरिकल आएंगे ही क्वेश्चन पेपर में, तो न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से यूनिट से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अदर थिंग रिमेन द सेम, द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी एंड डायरेक्टली रिलेटेड। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द अदर थिंग्स, ऑल्सो एक्सप्लेन वाई सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो अदर थिंग है ये क्या होता है, ये आपसे पूछा है। इस स्टेटमेंट में अदर थिंग का मतलब क्या है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन आया है और जो टॉपिक है वो सप्लाई है। आपका जो सप्लाई वाला टॉपिक है उससे ये पहला क्वेश्चन आया है 9 मार्क्स का। देन इसी का जो बी पार्ट है वो है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिचुएशन विद हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। आपको साफ साफ बोल दिया है कि डायग्राम के बेसिस पे आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। गाइस, अगर डायग्राम लिखा है तो इसका मतलब है कि डायग्राम बनाकर भी आना है। इस चीज़ को सीरियसली लेना। ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम लिखा है बट आप छोड़ के आ गए कि कोई नहीं, हमने थ्योरी तो लिख दी। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर सिर्फ थ्योरी लिख के आओगे, डायग्राम नहीं बनाओगे। तो इसका पहला पार्ट है, इफेक्ट ऑन डिमांड of a policy measure to ban the sale of cigarette and alcohol near the university campus। अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में जो सिगरेट और अल्कोहल है उस पर बैन कर दिया जाए तो डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये भी यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन आया है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है, सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, प्रमोटिंग अ फ्रूट एक्सपोर्ट शुड इंक्रीज द फ्रूट प्राइस इन अ डोमेस्टिक मार्केट। आप देख सकते हो कि ये भी क्वेश्चन यूनिट 1 से आया है और इसका टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का जो आप ये कह सकते हो कि मार्केट इक्विलिब्रियम वाला चीज़ है, उसी से ये आपका आया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका इसका पार्ट है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल विल डिक्रीज द डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी यूनिट 1 से है और इसका टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड वाला आपका टॉपिक है उससे ये आपका क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट हैं वो दोनों ही यूनिट 1 से आए हैं। अब इसके और में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 3 डिमांड शेड्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है और ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से आया है। देन नेक्स्ट आपका इसका डी पार्ट है, elasticity of supply measure the responsiveness of supply of any goods to change in its own price। in light of this statement explain with diagram the different degree of price elasticity of supply। तो ये क्वेश्चन आपका आप देख सकते हो कि यूनिट 1 के elasticity of supply टॉपिक से ही आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बजट लाइन, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इट विल शिफ्ट एंड एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो देखो ये आप देख सकते हो कि बजट लाइन वाले कॉन्सेप्ट से आया है और ये आपकी यूनिट 2 से है। फर्स्ट से क्वेश्चन फर्स्ट वाले आए हैं, सेकंड क्वेश्चन से आपका ये यूनिट 2 से है। देन पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ऑल्सो एक्सप्लेन विद डायग्राम that what will happen if at the point of equilibrium the indifference curve is concave to। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो यूनिट 2 के इंडिफरेंस कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से आया है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसके बाद फिर इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा गया है। देन इसका जो सी पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो। सपोज द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 5 पर यूनिट एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई इज 10 पर यूनिट, द मॉनेटरी इनकम इज 100, यू आर required to calculate intercept and slope, write the budget equation, show and comment on equilibrium। and फिर फोर्थ पार्ट है, on this budget line what is the slope of indifference curve at the equilibrium point। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो यूनिट 2 के बजट लाइन एंड आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से आया है।
ठीक है। नाउ मूविंग टू द, देखो आप देख सकते हो कि कितने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। इसी वजह से आपका सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, लेकर जाना अपना कैलकुलेटर, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। ठीक है। नाउ इसका जो डी पार्ट है, क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व प्रूव द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ लम्प सम सब्सिडी हैज बेटर इफेक्ट ऑन अ वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर देन अ एक्साइज सब्सिडी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 से ही आया है और इसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालाइज, आईसी कर्व एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है उससे ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देन मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल with help of suitable diagram, discuss the factor responsible for occurrence of each। तो ये आपका यूनिट 3 से ही है और इसका जो टॉपिक है दैट इज रिटर्न टू स्केल और ये आइसोक्वांट वाला रिटर्न टू स्केल टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 9 मार्क्स का आप देख सकते हैं। और इसी का जो बी पार्ट है वो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म, एक्सप्लेन हाउ ईच शो द फॉर्म ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड आउटपुट इंक्रीज। ई पार्ट है वो यूनिट 3 के एक्सपेंशन पाथ एंड ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन टॉपिक से आया है। गाइस मैं आपको क्यों इस तरीके से बता रही हूँ कि कौन सा टॉपिक आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में या कौन से यूनिट से आया हुआ है, क्योंकि जैसा रेगुलर का पेपर आता है ना 70 to 80% पेपर सेम ही आता है जो सोल वाले स्टूडेंट्स का आता है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, एक दो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जो बिल्कुल ही मतलब अचंभित करने वाले हों, खासकर क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में और एंडिंग में, क्योंकि ड्यू साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा खेलता है। ठीक है। लेकिन जो टॉपिक आए हुए होते हैं रेगुलर के क्वेश्चन पेपर में, वही सेम टॉपिक सोल के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते ही हैं, इसलिए मैं आपको टॉपिक भी बहुत डिटेल में यहाँ बता रही हूँ। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट, क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फैमिली ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एक्सप्लेन व्हाई LAC दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज रेफर्स टू एज अ फर्म प्लानिंग कर्व। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यूनिट 3 के लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व टॉपिक से आपका आया हुआ है। देन इसके डी पार्ट में पूछा है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कर्व, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको बताना है। हाउ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप इज रिलेवेंट फॉर मेकिंग अ इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन। अब इस रिलेशनशिप को समझना क्यों जरूरी है एक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन के लिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका यूनिट 3 से है और इसका टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट कर्व। प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट कर्व टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शटडाउन पॉइंट फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, अंडर व्हाट कंडीशन डज द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म शट डाउन इन अ शॉर्ट रन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पूछा है कि शट डाउन पॉइंट क्या होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए और कौन सी कंडीशन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो शट डाउन हो जाता है शॉर्ट रन में। तो ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है और परफेक्टली कॉम्पिटिशन से आया है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन से क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से, क्योंकि शॉर्ट रन में ही जो होता है वो एक शटडाउन वाला पॉइंट आपका आता है। देन इसका जो बी पार्ट है उसमें पूछा है, द सप्लाई कर्व अंडर द मोनोपोली इज अनडिटरमाइंड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन अब्सेंस ऑफ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 से ही है और इसका टॉपिक है मोनोपोली, अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट का क्वेश्चन है, डिस्कस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन द मैनेजरियल इम्प्लीकेशन ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इनटू द इंडस्ट्री इन अ लॉन्ग रन। ये आपका यूनिट 4 से है एंड द टॉपिक इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। आपका जो डी क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक market structure, why does price rigidity arise in oligopolistic market, explain with help of diagram। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको पूछा गया है कि मार्केट स्ट्रक्चर बता दो और प्राइस रिजिडिटी क्यों होती है। तो ये आपका यूनिट 4 ओलिगोपोली वाला जो टॉपिक है उससे आया हुआ है और उसमें भी जो किनिक डिमांड आपने कर्व पढ़ा होगा, अभी तक शायद पढ़ लिया होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो किनिक डिमांड कर्व वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आया हुआ है पूरे 9 मार्क्स का। नाउ मूविंग टू द 5th क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्म अंडरगो एन एडजस्टमेंट प्रोसीजर टू अटेन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। इसमें बोला गया है कि जो फर्म है वो अपने एडजस्टमेंट प्रोसेस से लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अटेन करता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। हमें ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है डायग्राम की हेल्प से। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 से आया है ऑफ द टॉपिक परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नाउ मूविंग टू द बी पार्ट ऑफ द 5th क्वेश्चन, आपका आया हुआ है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है या तो फ्लोर प्राइस पे या फिर रेंट कंट्रोल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो यूनिट 5th से है। ये फ्लोर प्राइस टॉपिक से है और ये आपका रेंट कंट्रोल वाले टॉपिक से है। फ्लोर प्राइस या फिर ये कहो कि प्राइस कंट्रोल, टू बी वेरी स्पेसिफिक, प्राइस कंट्रोल टॉपिक से ये क्वेश्चन है और रेंट कंट्रोल टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द सी पार्ट, डिफाइन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली एंड एक्सप्लेन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस वेदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज डिजायरेबल। हमें बताना है कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होती है और फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिजायरेबल है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 के मोनोपोली वाले टॉपिक से आया है और मोनोपोली में भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले टॉपिक से आया हुआ है। अब इसी के साथ जो डीप क्वेश्चन है, डी पार्ट जो है, उसमें लिखा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजरियल इंप्लीकेशन ऑफ पीक लोड प्राइसिंग, इंडिविजुअल बैकवर्ड बैंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये यूनिट 5 से है और ये तो आपका टॉपिक साफ ही आपको दिख रहा है कि पीक लोड प्राइसिंग से आया हुआ है और ये जो आपका है ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर वाले से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी यूनिट से, कौन सी यूनिट से आया है, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और जो टॉपिक है वो कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो यूनिट 4 से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आया हुआ है एंड जिन भी लोगों ने ऑलरेडी जाके चैनल पे जो गाइडलाइन पढ़ी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की वो देख ली है तो उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है, कौन कौन से टॉपिक छोड़ के जाने हैं। गाइस, बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो गाइडलाइन होती है ना वो सिलेबस से काफ़ी अलग होती है क्योंकि सिलेबस में आपका क्या होता है कि सिर्फ ब्रॉड टॉपिक दिए होते हैं लेकिन गाइडलाइन में उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है वो भी दिया होता है। लाइक अगर आपका टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन तो गाइडलाइन के अंदर दिया होगा कि उसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़नी है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की गाइडलाइन मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा के डाल रखी है चैनल पे, आप जाके एक बार देख सकते हो, आपको उससे अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत जल्द मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लाइक अबाउट 70 to 80% ऑफ योर पेपर उसी में से आ जाएगा। और बस इतना है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ के रखने हैं वरना आपको क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू।